अब देखिए वॉल्यूम आ रही है, वॉल्यूम आ रही है, वॉल्यूम आ रही है, मैसेज ही नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, देखिए अब इधर ये दो फंक्शन बचे हैं। अब हमें पता है जब 2 का गुणा करते हैं, अगर 2 और 3 का गुणा करेंगे 6 आएगा, 4 और 2 का गुणा करेंगे 8 आएगा। तो इसका मतलब दो राशियों का गुणा करने पर कोई तीसरी राशि मिलती है। ए और बी का गुणा करने पर मैंने माना कोई तीसरी राशि क्या मिल रही है, सी। और ये बार वाला है तो बार वाला फंक्शन, और आई और आई, आई और आई, ये हमारा दो राशियों को गुणा करने पर मिल रहा है। ए बी का गुणा करने पर सी मिलता है। ए आई है, ये आई है, तो प्रतिचर में भी आई हो सहचर में भी आई हो, ये बार वाला फंक्शन है। बराबर हमने यहाँ पर Q बराबर P लिया था, तो मैं यहाँ पर P की Q की जगह भी P रख रही हूँ, Q की जगह भी P रख दिया। अब ये ए बी इन दोनों का गुणा करने पर C मिला तीसरी राशि, और दोनों पे P P है, तो इसका मतलब प्रतिचर में भी P और सहचर में भी P। अब दोनों की कोटि बराबर हो गई, अब प्रतिचर और सहचर में बराबर हो गया, तो ये तो 0 हो गया। ये कितनी, ये कौन सी उसका बन गया, कौन सी कोटि का प्रतिचर है, कौन सी कोटि का प्रदेश राशि आ गई, ये आ गई आपको शून्य कोटि की, क्योंकि ये 0 0 हो गए तो ये शून्य कोटि का प्रतिचर हो गया, जिसको मैंने सी बार लिख दिया, और ये भी शून्य कोटि का हो गया जिसे मैंने सी लिख दिया। अब आप बताइए जब किसी प्रदेश की शून्य कोटि आती है तो वो कौन सा प्रदेश होता है, ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसकी कोटि शून्य हो जाती है, उस प्रदेश को क्या कहते हैं, आंसर दीजिए। निश्चय प्रदेश। इसका मतलब ये दोनों जो निकले हैं वो क्या निकले हैं, निश्चय प्रदेश। और आपका क्वेश्चन यही था, सिद्ध कीजिए एपी व बीक्यू प्रदेशों का आंतरिक गुणनफल निश्चर होता है। तो अब ये दोनों क्या निकल गए, निश्चय प्रदेश निकल गए, तो आपने सिद्ध कर दिया। लेके चले थे हम एपी व बीक्यू, और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आया आपका निश्चर। प्रूव हो गया आंतरिक गुणनफल का, आंतरिक गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, दो प्रदेशों का निश्चर होता है। ये रिजल्ट है, अब नोट कर लीजिए। दिख नहीं रहा कुछ, दिख क्यों नहीं रहा, किसी को नहीं दिख रहा क्या, लिख लिया। किसी के साथ, उनके साथ लाइट वाइट की प्रॉब्लम होगी, देखिए। हाँ नेट इश्यू भी चल रहा है आजकल भाई, कम क्लियर, वो नेट का इश्यू चल रहा है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दो आंतरिक गुणनफल का, जो दो प्रदेश है उनका आंतरिक गुणनफल निश्चर आ गया, क्योंकि ये शून्य कोटि का आ गया, और शून्य कोटि होते ही ये निश्चर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है जो बचा है, वो लास्ट नेक्स्ट टॉपिक बचा है। 4 पढ़ने थे, कौन कौन से पढ़ने थे, पहला पढ़ना था आपको योग प्रक्रिया, व्युत्पन्न प्रक्रिया, गुणनफल और भागफल। अब तीसरी लास्ट बची है, चौथा लास्ट बचा है भागफल नियम। अब मैं भागफल नियम और पढ़ा रही हूँ, फिर आपका ये प्रक्रियाएं खत्म हो जाएंगी। उसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा आपका ड्राग डेल्टा फलन, वो होते ही यूनिट कंप्लीट है। अब डालिए भागफल नियम। चौथा लास्ट, भागफल नियम। अब भागफल कैसे होता है कि समझते हैं जरा, आइए। पहले मैं प्रदिश राशि से नहीं समझा रही, पहले मैं आपको समझाऊंगी जो मेथड आप जनरल मैथ के अंदर करते हैं उससे। आओ 25 और 5, 25 और 5 का भाग देंगे, कितना राशि आएगी, 5।
यही भागफल है। इसको क्या बोलते हैं, जो आंसर निकलता है इसे क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं ना, ये भागफल है। ऐसे ही क्या करा हमने, 2 7 9 3 का 23 में भाग दिया, कितना निकला, मान लिया मैंने कोई राशि निकली x, ये भी भागफल है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये राशि लिखी है इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 25 बराबर 5 गुणा 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको देखिए, ये कोई, मुझे नहीं पता इन दोनों का भाग करके कितनी राशि निकल रही है, मैंने उस राशि को मान लिया x। अगर मुझे x का मान प्राप्त करना है, मैं क्या कर सकती हूँ, इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 2793 इक्वल टू 23x। अगर मैं किसी अननोन क्वांटिटी, अननोन मतलब जो आपको नहीं पता है, उसका गुणा किसी राशि से करूं और ये राशि प्राप्त हो गई, तो आप इसका मान ज्ञात कर सकते हो। ऐसे भी तो कर सकते हैं, इन दोनों का गुणा करने पर ये निकला है तो पता चल जाएगा ये राशि का मान क्या है। ऐसे ही आपको प्रदेशों के अंदर पढ़ना है। अब आपको ये संख्या लेके नहीं चलनी है, इसकी जगह आपको लेके चलना है प्रदेश। कोई भी 2 प्रदेश है, उनका भाग देने पर आपको राशि का मान ज्ञात करना है, क्या राशि निकल रही है। कोई भी 2 प्रदेश लेके चलने, मैंने माना ये भी एक प्रदेश राशि है और ये भी एक प्रदेश राशि है, दोनों प्रदेश राशियों का भाग देने पर ये निकलता है, और ये मुझे नहीं पता क्या निकल रहा है। इसमें देखिए, ये भी एक प्रदेश राशि है, ये भी एक प्रदेश राशि है, दोनों प्रदेश राशियों का भाग देने पर कोई राशि निकल रही है जो हमें नहीं पता क्या राशि है, उसको मैंने मान लिया x। ये आपकी x ऐसी राशि है जिसे हमें नहीं जानते कि ये कैसी राशि आ रही है इस भागफल नियम के अंदर। ये कोई अज्ञात राशि है जिसे बोला जाता है, और ये दोनों ज्ञात राशियां हैं। ज्ञात राशियां क्यों हैं, क्योंकि हमें ये पता है ये दोनों कैसी राशियां हैं, प्रदेश राशियां है नहीं प्रदेश, मैंने अभी लिखी नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। माना ये एक प्रदेश राशि है, ये भी एक प्रदेश राशि है, ये भी एक प्रदेश राशि है, दोनों प्रदेश राशियों का भाग दे रहे हैं तो कोई एक अज्ञात राशि प्राप्त हुई x। अब ये जो दोनों प्रदेश राशियों का भाग देने पर जो राशि निकल के आई अज्ञात राशि, वो प्रदेश है कि पता नहीं कौन सी राशि, अब ये देखना है ये कैसी राशि है। अब आ जाओ, इसका दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। अगर किसी अज्ञात राशि का, ये हमने प्रदेश राशि मानी है, ये भी एक प्रदेश राशि मानी है, दूसरा तरीका देखो, अगर किसी अज्ञात राशि का प्रदेश राशि से गुणा करने पर प्रदेश राशि प्राप्त होती है तो जो अज्ञात राशि है वो भी प्रदेश होगी, ये इसका स्टेटमेंट है। दोबारा से लो भागफल नियम का, जब 2 प्रदेश राशियों को भाग दिया जाता है तो एक अज्ञात राशि प्राप्त होती है जो प्रदेश राशि होती है। अगर 2 प्रदेश राशियों का भाग दोगे तो जो अज्ञात राशि मिलके आएगी x, वो भी एक प्रदेश राशि होगी। या फिर दूसरे तरीके से बोलते हैं, किसी अज्ञात राशि का प्रदेश राशि से गुणा करने पर प्रदेश राशि प्राप्त होती है तो अज्ञात राशि भी एक प्रदेश राशि होती है, ये सिद्ध करना है। यही भागफल नियम का स्टेटमेंट है। दोबारा सुनो, किसी अज्ञात राशि का किसी प्रदेश से गुणा करने पर प्रदेश राशि प्राप्त होती है तो अज्ञात राशि भी एक प्रदेश होगी। ये आपको सिद्ध करके लाना है कि जिस अज्ञात राशि से आप किसी प्रदेश का गुणा कर रहे हो, वो जो अज्ञात राशि है, मिलने वाली अज्ञात राशि, वो भी एक प्रदेश राशि होती है। ये प्रूव करके लाना है। आप अज्ञात राशि लेके चलेंगे, उसका किसी प्रदेश से गुणा कर लेंगे और प्रदेश राशि मिलेगी, फिर उस अज्ञात राशि का मान निकाल के लाएंगे, लास्ट में x का मान ड्राइव करके लाएंगे, x का मान, और x का मान जो लाएंगे वो भी कैसा निकलने वाला है, एक प्रदेश राशि निकलने वाला है। ये सिद्ध करना है आपको इसके अंदर। समझ में आया भागफल नियम क्या चीज है? इस तरीके से ना बोलकर हम इस तरीके से भागफल नियम पढ़ रहे हैं। क्लियर है या दोबारा रिपीट करूं एक बार? क्या बताइए, दोबारा रिपीट करना हो तो बोलो, अगर हो गया क्लियर तो फिर मैं आगे स्टार्ट करूं। हाँ, लिखवाऊंगी तो सही मैं, लिखवाने का तो आप बात की बात है। मुझे अभी ये बताओ, जो मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पे समझाया वो क्लियर है कि नहीं है? लिखवाना ये सब मेरा काम है,
समझना आपका काम है। ये समझ में आया कि नहीं आया स्टेटमेंट जो मैंने बोला है? क्या बोला मैंने स्टेटमेंट? किसी अज्ञात राशि का किसी प्रदिश राशि से गुणा करने पर यदि प्रदिश राशि प्राप्त होती है तो अज्ञात राशि भी एक प्रदिश राशि होगी। ये इसका स्टेटमेंट है, यही आपको सिद्ध करके लाना है, एक्स का मान ज्ञात करके लाना है कि ये भी एक प्रदिश राशि है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक डालिए भागफल नियम और इसके अंदर लिखना स्टार्ट करो। बोल रही हूं मैं, इसका स्टेटमेंट लिखिए भागफल नियम का। लिखिए किसी अज्ञात राशि को किसी प्रदिश के साथ गुणनफल किया जाता है, तो अज्ञात राशि भी एक प्रदिश होती है। तो अज्ञात राशि भी एक प्रदिश होती है। ये इसका कथन है। अब स्टार्ट कर रहे हैं इसका उत्पत्ति प्रूफ। अब प्रूफ स्टार्ट करने जा रही हूं मैं। देखो पहले देखिए फिर उसके बाद करेंगे। मैंने बताया था मैंने लिया था एक 2793 और एक लिया था 23। दोनों का डिवाइड करने पर, दोनों का भाग देने पर एक भागफल मिला था मैं एक्स, जो अज्ञात राशि थी। या दूसरा तरीका लिखा था मैंने 2793 23 का इससे गुणा करने पर या एक प्रदिश राशि मिली थी। अब देखो मैं एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। अब मैं यहाँ तो डिजिट से काम किया है, अब कर रही हूं मैं प्रदिश राशियों के मान लेके। मैंने एक अज्ञात राशि मानी एक्स, कुछ लिखना नहीं है, समझते जाओ केवल। एक अज्ञात राशि मानी एक्स, इसका गुणा मैं कोई प्रदिश राशि से कर रही हूं। वो प्रदिश राशि मैं लेके चल रही हूं ARQ, ये अज्ञात राशि है जिसका गुणा मैं प्रदिश राशि से कर रही हूं। ये अज्ञात राशि है एक्स, इसका गुणा मैं किससे कर रही हूँ? एक प्रदिश राशि से। वो प्रदिश राशि ले ली, ये रही। वो आपकी इच्छा है, कोई सी भी ले लीजिए। मैंने एक मिश्रित राशि ली है, मिश्रित प्रदेश। गुणा करने पर आपको जो राशि मिलेगी वो कैसी राशि होगी? वो भी एक प्रदिश राशि होगी। और वो भी प्रदिश राशि अगर ये मिश्रित है तो ये भी क्या मिलने वाली है आपको? मिश्रित मिलने वाली है। तो मैंने मान ली इसे BRP। किसी अज्ञात राशि का प्रदिश राशि के साथ गुणा करते हैं तो एक प्रदिश राशि प्राप्त होती है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये x जो है वो भी क्या है? एक प्रदिश राशि है। और ये फलन मान लिया किसका है? ये x फलन P और Q का। कोई अज्ञात राशि का किसी प्रदिश के साथ गुणनफल करने पर एक प्रदिश राशि प्राप्त होती है तो ये अज्ञात राशि भी एक प्रदिश राशि है। ये सिद्ध करना है, इस राशि को प्रदिश बना के लाना है। यहीं पर भी मैंने ये लिखा, किसी अज्ञात राशि का किसी प्रदिश के साथ गुणा करने पर प्रदिश राशि प्राप्त होती है तो इस अज्ञात राशि का मान ज्ञात करके लाओ कि ये भी एक प्रदिश राशि। तो आपको मान किसका ज्ञात करना है? XPQ का। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये स्टेटमेंट जो लिखा है मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर, यहां से आपका डेरिवेशन स्टार्ट होगा। मैंने अज्ञात राशि ली, प्रदिश से गुणा करा और एक प्रदिश राशि मिल गई। अब मुझे ये सिद्ध करके लाना है ये अज्ञात राशि भी आपकी एक प्रदिश राशि है।
यहाँ से आपका डेरिवेशन स्टार्ट होगा। चलिए लिखिए इसके अंदर, फिर बाद में लिखना ये मैं जो बोल रही हूँ वो लिखिए। माना ये लिखिए x ब्रैकेट में लिखिए पी क्यू। माना x ब्रैकेट में लिख दीजिए पी क्यू कोई अज्ञात राशि है, कोई अज्ञात राशि है तथा अब लिखिए ए आर क्यू, ये वाला लिखिए ए आर क्यू। ए आर क्यू एक प्रदेश है, एक प्रदेश है इनका गुणनफल करने पर बीआरपी एक प्रदिश राशि प्राप्त होती है। इनका गुणनफल करने पर बीआरपी एक प्रदिश राशि प्राप्त होती है। अब लिख दीजिए ये स्टेटमेंट जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है और इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए इसके अंदर कहीं भी बार नहीं है, बार नहीं दिख रहा है, बार नहीं है तो ये कौन से तंत्र में निकाला है हमने? एस फ्रेम में। ये जो लिया है हमने स्टेटमेंट वो एस फ्रेम में, क्योंकि इसमें बार नहीं है। अब मुझे रूपांतरण करना है तो मुझे इसे एस डैश फ्रेम में भी लेना पड़ेगा। अब मैं इसे लेती हूँ एस डैश फ्रेम के अंदर। अगर एस डैश फ्रेम में लूंगी तो इन पे बार लगाऊंगी, सब पे लगाइए बार, एक्स बार, ए बार और बी बार। अब इनके लिए आपको कोई भी एक फलन लेना है। ये आपका मिश्रित प्रदेश है तो ये भी मिश्रित प्रदेश होना चाहिए, ये दो कोटि का है तो ये भी दो कोटि का होना चाहिए। काय की शर्त पूछ रहे हैं? किसकी शर्त पूछ रहे हैं? डिवीजन की शर्त क्या है? डिवीजन की शर्त यह है कि दोनों प्रदेश राशि होनी चाहिए और राशि जो मिलनी चाहिए वो भी प्रदेश होनी चाहिए। शर्त कैसी होनी चाहिए? शर्त तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहे हैं। कंसेप्ट ये है कि जो अज्ञात राशि है वो भी आपकी प्रदेश राशि होनी चाहिए अगर आप दोनों प्रदेश राशियों का भाग दे रहे हैं तो, ये शर्त है। इसका स्टेटमेंट ही ये है, अगर आप दोनों, नहीं ऐसा कोई नहीं है, नेचर से रिलेटिव नहीं है इसकी कोई ऐसी शर्त, नहीं कोई नेचर से और पावर से कोई रिलेशन नहीं है इसका। कैसी भी नेचर हो सकता है, कैसा भी पावर हो सकती है, कोई इसका लेना देना नहीं है इससे। आओ अब मैंने लिया ये एस डैश फ्रेम में, एक्स बार, ए बार, बी बार, ये मिश्रित प्रदेश है दो का, और मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको रूपांतरण करना पड़ेगा। और रूपांतर करने के लिए पता है अगर ये मिश्रित है तो रूपांतरण में मिश्रित होना चाहिए, अगर ये दो कोटि का है तो रूपांतरण में भी दो कोटि का होना चाहिए। तो बार वाला फंक्शन मैं ले रही हूँ दो कोटि का, इसमें ले लिया, अपनी मर्जी कुछ भी ले लीजिए, के जे ले लिया मैंने इसे। अगर इसे के जे लिया है तो ये दोनों पावर बराबर लिए तो इसे मैंने दूसरी राशि ले ली, बी बार, के और आई, आपकी इच्छा है कोई भी ले लीजिए। और ये फलन जो है पहले पी क्यू था पी क्यू, अब ये आई जे का है, आई जे। ये आ गई दूसरी समीकरण, ये एस बार में आ गई और ये आपकी एस फ्रेम में आ गई। अब आपको क्या करना है? रूपांतरण समीकरण लिखना है। लिखते हैं रूपांतरण समीकरण। पहले इसका इसमें करते हैं, एस डैश फ्रेम का एस फ्रेम में, और एस फ्रेम में क्या है ये फलन? ये तो एस डैश में और ये एस में, ए आर क्यू। ये एस डैश फ्रेम में था, ये एस फ्रेम में था। रूपांतर करते हैं, ऊपर वाला ऊपर,
उधर वाला नीचे, इधर वाला ऊपर सहचर के लिए, ये वाला नीचे। ये तो पहला रूपांतरण हो गया, इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 3। सेम अगर इसका रूपांतरण इसमें कर दिया तो इसका रूपांतरण इसमें कर दिए। बी बार के आई का रूपांतरण बी आर पी में करते हैं। डेल एक्स बार के डेल एक्स आर डेल एक्स पी डेल एक्स आई, ये इसका रूपांतरण हो गया। ये समीकरण नंबर आ गई 4। मैंने रूपांतरण कर दिया है एस तेज तंत्र का एस तंत्र में, रूपांतरण हो गया। अब देखिए बी बार के आई का मान कहाँ है, ये रहा समीकरण नंबर 2 में, और बी आर पी का मान क्या है समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 व 2 के मान मैं समीकरण 4 में रख रही हूँ। समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण 4 में रखने पर बी बार के आई का मान क्या है, ये रहा, ये मान इधर रख रही हूँ, एक्स बार आई जे ए बार के जे, ये एज इट इज। ये बार में आएगा फलन, ये बार में है, ये भी बार में है, ये भी बार में आएगा। बार वाले फलन जरा याद रखना, बार छूट जाए तो। बी आर पी का मान कहाँ है, ये रहा एक्स पी क्यू, और ये है ए आर क्यू, ये मान निकल गया। ये मैंने क्या करा, इन दोनों के मान रख दिए समीकरण नंबर 4 के अंदर। अब समीकरण नंबर 4 में रख दिए मान। अब देखो ए बार के जे, अब इससे समीकरण 3 का मान, मैं ए बार के जे का मान इसमें रख रही हूँ। उपरोक्त समीकरण में समीकरण 3 का मान रखने पर, टाइम तो हो गया ना, 54 होगा। ए बार के जे का मान रख रही हूँ, ये रहा ए बार के जे का मान, रखिए इसमें एक्स बार आई जे। ए बार के जे का मान क्या है, डेल एक्स बार के डेल एक्स आर डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार जे ए आर क्यू इक्वल टू, और ये मान एज इट इज डेल एक्स बार के डेल एक्स आर डेल एक्स पी डेल एक्स बार आई एक्स पी क्यू ए आर क्यू। नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक। चलो आज तो खत्म करते हैं, ठीक है मैं बोल दूँ। नोट हो गया सबका, नोट कर लें पहले ये नोट हो गया। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक तो पूछ लीजिए अभी, अगर किसी को प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं रफ कर दूंगी तो फिर आगे मैं नहीं बता पाऊंगी, रफ हो जाएगा ब्लैक बोर्ड। तो हाँ टाइम भी हो गया है, और प्रॉब्लम हो तो अभी बता दो, क्योंकि कल मैं इसके आगे स्टार्ट करूंगी, दोबारा यहाँ तक नहीं बताऊंगी। इसलिए किसी को प्रॉब्लम हो तो अभी भी पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है, एक्स बार आई जे ए बार के जे बी बार के आई, ये लिखा है। फोर्थ वाले के बाद को दोबारा बताना है, इसको बताना है। देखिए बी बार के आई का मान ये रहा, ये मान इसमें रख दिया है, ये रहा। फिर ये एज इट इज आ गया बी आर पी का मान कहाँ है समीकरण 1 में, तो ये समीकरण 1 का मान रख दिया है, ये आ गया। 3 को समझना है, ए बार के जे को ए आर क्यू में आपने एस तंत्र को एस डैश तंत्र में करना है, ए बार के जे को ए आर क्यू में करना है। ए आर के जे ये रहा, ए आर क्यू ये रहा, ये एस डैश तंत्र में या एस तंत्र में। तो ऊपर के है तो प्रतिचर लगाइए, ये वाला ऊपर ये नीचे, नीचे सहचर है तो ये नीचे ये ऊपर, ये समीकरण 3 है।
क्लियर? चलो अब कल पढ़ेंगे, क्लास का टाइम हो चुका है, बंद कर दीजिए।